अजहर, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं और प्रशिक्षण भी किए जा रहे हैं, सेनाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और पूरी तरह से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो आगे आने वाली स्थिति से निपट सके। फिलहाल के पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कुछ लगता है कि सेना की तैयारी किस हद तक मजबूत होती हुई? देखिए, सबसे पहले आज की रात की बात करें, बिल्कुल आज एक बार फिर जो है 12वीं बार यानी 12th जो है 12वीं बार एक बार फिर जो है सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और इसके रिलेटेड में जो भारत की ओर से भी यहाँ से उसका कड़ा जो है वहां पे एक्शन देखने को मिला, जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिली और जवाबी गोलाबारी भी देखने को मिली। आपको बता दूं कि ये पूरा इलाका जो है, जब से ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, पूरे जो LOC में काफी तनाव बना हुआ है। तकरीबन जो है 12 बार ऐसी हरकतें की गई भारत की पाकिस्तान की ओर से और उसका भरपूर जवाब जो भारतीय सेना ने वक्तन फवक्तन उनको दे दिया है। आपको बता दूं कि बिल्कुल अगर हम इसमें देखेंगे कि पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबरी, अखनूर, बारामूला और हर एक जगहों पे इस तरीके की वायलेशन देखने को मिली। और इससे पहले अगर हम बात करें 29 अप्रैल को जो है घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे भारतीय सेना की चौकसी की वजह से वो रिलेटेड जो है वो वहीं पे उसको एक्शन किया गया और वहां पे जितने भी घुसपैठ जो मिलिटेंट थे उनको वहीं पे मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक सफलता और है। और इसके बाद में अगर बात करें पूरे इस LOC के बारे में, अगर हम थोड़ा सा बता दें कि टोटल जो इसकी ज्यूरिसडिक्शन है वो 3,324 जो है इसका जो है पूरा लोकेशन है, पूरी ज्यूरिसडिक्शन है, किलोमीटर्स है। तो ये है। और अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है इसमें 2021 इंटरनेशनल बॉर्डर्स आते हैं। अगर हम JNK की बात करें, JNK में 744 यानी 744 किलोमीटर्स का जो ये बॉर्डर है वो है। तो इसको लेके जो है कहीं ना कहीं अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, चाहे BSF की बात करें, CRPF की बात करें, हर एक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि अलर्टनेस की वजह से और वाकई तौर पे LOC पे जिस तरीके से कशीदगी है, जंग का माहौल है, लेकिन जो संयम से काम लेते हुए भारतीय सेना, हालांकि वक्तन फवक्तन वहीं से फायरिंग होती है और फायरिंग को रियलिटेट यहां से किया जाता है। आज शाम भी लगातार वहीं से फायरिंग हुई और उसके रियलिटेट में भारतीय सेना ने भरपूर जवाब दे दिया और इस तरीके से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और आपको बता दूं कि कुछ ही दिन बचे हैं कि बाबा अमरनाथ यात्रा का जो है यात्रा स्टार्ट होने जानी है और उसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट होने जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि इस प्रक्रिया में तकरीबन जो बाबा बर्फानी जो है ये यात्रा जो है 3 जुलाई से स्टार्ट होगी और 19 अगस्त तक ये संपूर्ण होगा और 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन ही ये संपूर्ण होगा। और इसके बाद में जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस पे रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। और साथ ही साथ अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से लगातार जो 3 लेयर सिक्योरिटी है वो रख दी गई है, जिसमें ड्रोन और बाकी चीजें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने पिछले साल भी देखा कि पहलगाम के उन वादियों से लेकर नेशनल हाईवे 44 तक जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे, एक्स्ट्रा बैंकर्स लगाए गए थे। और इसी तरीके से अब भी लग रहा है कि जो तैयारियां चल रही है कहीं ना कहीं एक तो एक्शन मोड में है ही ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस, दूसरा कि एक्स्ट्रा जो है सिक्योरिटी दिखाने की यहाँ पे कोशिश भी की जा रही है और कर भी रहे हैं। जी ठीक है राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार देखिए, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है दिल्ली में हलचल लगातार तेज होती जा रही है और बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें, सेना की बात करें तो उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और तमाम सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को हर हाल में दिया जा सके। फिलहाल देखिए, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत हुई है, आज मॉक ड्रिल भी हुई जिस पर गृह मंत्रालय में चर्चा की गई है। फिलहाल दिल्ली में तेज होती सियासी हलचल को भी आप किस तरह से देख रहे हैं और पूरे देश में जिस तरह से विपक्ष अब इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनीषा, सबसे पहले अगर विपक्ष की बात करें तो कल विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे इसको कहा कि ये जो बयान है, जो विपक्षी दलों की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान मीडिया बढ़ चढ़ के कर रहा है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि जरूर खराब होती है। दो मुही बातें करते हुए विपक्ष की बात की और विपक्ष पर निशाना साधा, चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें, अजय राय की बात कर लें
और तमाम जो नेता हैं उनकी पार्टी के, जिस तरीके से जो बयान देने वाले लोग हैं, उन पर उन्होंने एक सूत्र से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि एक तरफ तो वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन वहीं पीछे से जो वार करते हैं, ये दो वही बातें जो है ये किसी भी राजनीतिक दल को अच्छी नहीं लगती और एकता जरूर दिखनी चाहिए। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके गलत मायने जाते हैं, क्योंकि विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिम्मेदारी होती है। 140 करोड़ की आबादी का देश है और उसी लोगों को द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर अपने उस शपथ का भी ध्यान रखना चाहिए जो शपथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विपक्ष के नेता बनते हुए लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो सुरक्षा कारणों को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से सजग है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल हैं, उनकी आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग दोनों लोगों के बीच हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे तमाम जो हालात और परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज 14वां दिन इसको है, 14वें दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से चीजें निकली हैं, दोनों लोगों के बीच बहुत गहन मंथन, चिंतन, मनन हुआ है। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मॉक ड्रिल हो रहा है। 259 के आसपास स्थान ऐसे हैं जहां पर कल मॉक ड्रिल होगा। इस मॉक ड्रिल में स्काउट और एनसीसी के जो कैडेट हैं उन तक को इस्तेमाल किया जाएगा और उन तक को तैयार किया जाएगा, ताकि एक आम आदमी, क्योंकि भारत और कोई भी देश अपने एक आम आदमी की जो जान है उसके लिए बिल्कुल सजग तौर पर, क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं। हिंदुस्तान ने संयम रखा हुआ है, हालांकि उकसाने में कोई कमी पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रही है, चाहे बयानों के जरिए कर लो और चाहे एलओसी पे गोलीबारी के जरिए कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक मजबूत छवि बनी है। और ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं जो मॉक ड्रिल हो रहे हैं, इसमें अगर बात करें तो सीमावर्ती जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के जो मुख्य सचिव हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके जो प्रमुख सचिव हैं, उनको गृह सचिव ने बुलाया है और तमाम किस तरीके की मॉक ड्रिल के दौरान जो एहतियात हैं वो बरतते हैं। और अगर इस मॉक ड्रिल को अगर बहुत कम शब्दों में मनीषा अगर बताने का प्रयास किया जाए तो एक आम आदमी की जान को यदि युद्ध होता है, और युद्ध जब होता है तो युद्ध में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, और कहीं जो शहर हैं बिल्कुल। और सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। ये तो अभी ड्रिल करना है, ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीजों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करें।
बिल्कुल। और अजहर और राजकुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, राजकुमार देखिए 7 मई को गांव स्तर पर अब मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। एक तरफ देखिए रक्षा मंत्री लगातार देश से ये कह रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त सेना के साथ खड़ा हो, और दूसरी तरफ अब देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल भी होने जा रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि पूरे देश को तैयार किया जा रहा है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? देखिए मनीषा, जब युद्ध होते हैं तो सेना जो है वो बॉर्डर पे लड़ती है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल राजकुमार, देखिए फिर से आपका रुख करेंगे, पर इस बीच एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। पीएम आवास पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। पीएम मोदी के साथ एनएसए की बैठक जारी है और पीएम आवास पहुंच चुके हैं अजीत डोभाल। उनके साथ भी वार्ता होगी और पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर लगातार नजर बना के रखी हुई है। पूरी एक कूटनीति और रणनीति तैयार की जा रही है। पूरी देश आस लगाए बैठा है कि आखिरकार केंद्र सरकार और हमारी भारतीय सेना की तरफ से इस पहलगाम आतंकी हमले का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो देखिए लगातार इस मामले में अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। फिलहाल अभी का ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी के आवास पहुंचे हुए हैं एनएसए अजीत डोभाल। उनके साथ भी बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति पर मंथन होगा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए इस पूरे मामले को लेकर। पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं एनएसए अजीत डोभाल। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एनएसए की बैठक पीएम मोदी के साथ फिलहाल जारी रहती हुई। देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है और राजकुमार अपनी बात को पूरा करें और देखिए इस बड़े अपडेट को लेकर भी जिक्र करें। देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जब किसी भी देश में युद्ध होता है तो सेना बॉर्डर पर लड़ती है, लेकिन उसके बावजूद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को एक तरह से अधिकृत किया जा सकता है। जिस तरीके से हम अगर उदाहरण के तौर पर बात कर लें तो कोरोना काल के दौरान आपातकाल जैसी स्थिति बनी थी, और जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं जान माल की रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। हवाई स्ट्राइक होते हैं, ऊपर से बम बरसते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहाँ पे बचा जाए, किन इलाकों में बचा, हाई राइज बिल्डिंगों को किस तरीके से खाली कराया जाए, जो बंकर हैं उन बंकरों को, क्योंकि हम लोग उसके लिए कभी भी युद्ध के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन अगर कोई आपातकाल जैसी स्थिति बनती है तो ये जो गांवों में मॉक ड्रिल की जो तैयारी चल रही है, ये मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो उसमें कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रही हैं, एक आम आदमी को ट्रेंड कर रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर अगर बात करें, देखिए अगर सिस्टम को हमें समझना है तो सिस्टम में हम ये देखते हैं कि पंचायत राज अधिनियम के तहत अगर देखें तो गांवों में बीडीसी जो होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होता है, वो पहला संवैधानिक पद होता है। उसके बाद फिर ग्राम प्रधान आते हैं, ग्राम प्रधान के बाद फिर जिला पंचायत आते हैं, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। इस तरीके से एक वास्तव में एक बॉडी बनी हुई है। तो गांव तक अगर बात को पहुंचाना है तो ग्राम प्रधान और ग्राम समितियां जो हैं उनकी मदद ली जाएगी कि यदि आक्रमण जैसे हालात बनते हैं और कहीं पर बमबारी होती है तो उन्हें क्या करना है, किन क्षेत्रों में जाना है। बड़ी बिल्डिंगों से निकल के कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अपने आप को बचाया जा सके, क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से हालात परिस्थितियां बन रही हैं, कब सायरन बजेगा, एयर सायरन बजेंगे, एयर सायरन जो है वो जिला प्रशासन को इंडिकेट करेंगे और जिला प्रशासन जो है वो अपनी लोकल बॉडी के थ्रू एक गांव तक एक मैसेज पहुंचाएगा, ताकि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचे कि उसे इन हालातों में किस तरीके से करना है। ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को ही मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है। जिस तरीके से अभी बताया गया कि जो सीमावर्ती 244 जिले हैं उन 44 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। बिल्कुल। और अजहर आपके पास एक बार फिर से आते हुए, अजहर देखिए जिस तरह की स्थितियां लगातार पूरे देश में बन रही हैं, ना केवल जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो उसे सकुशल संपन्न कराना इन तमाम स्थितियों में कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण टास्क रहने वाला है इस बार? देखिए मनीषा, जहां पूरे हम कहेंगे पूरे भारतवर्ष में एक जो आक्रोश है, और इस आक्रोश के बीच में मैं थोड़े से दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक सिक्योरिटी गाड़ी है। बिल्कुल नॉर्मल डे, आज बिल्कुल नॉर्मल डे चल रहा है, और इस नॉर्मल डे के हवाले से मैं थोड़ा सा पैन करने की मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेम थोड़ा वाइड करे। ये मैं थोड़े से दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल यानी नॉर्मल ड्यूटी है। यहाँ पे एक सेना की नॉर्मल ड्यूटी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाको चौबंद है, चाको चौबंद के साथ साथ अलर्ट है, और इन्हीं वीर जवानों के जो है मदद से और इन्हीं वीर जवानों की सुविधा से
जो है इस तरीके की कार्रवाई हम अमल में लाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये गाड़ी लगी है बिल्कुल अलर्ट मोड पे। हम अलर्ट की बात करते हैं ना, एक्शन मोड की बात करें। मैं ग्राउंड जीरो पे आपको एक्शन मोड दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देख लीजिए, ये नॉर्मल गाड़ी है, हालांकि यहाँ पे कोई इनकाउंटर नहीं है, कोई जंग की स्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऐसी गाड़ी है जिसमें ना अगर आप इसके ऊपर अगर आप आईडी होगी नीचे, या अगर हम इसमें कोई ग्रेनेड से ब्लास्ट करेंगे तो ये गाड़ी जो है उसमें सक्षम है उस ब्लास्ट को वो नाकारा बना सकती है। और जो इसमें जो जवान इसमें होंगे तो वो बिल्कुल सुरक्षा रहेंगे और अपना जो इसका काम करना होगा वो कर रहे हैं। और इस गाड़ी की मैं खुसूसियत बता दूं कि इस गाड़ी में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैमरा लगे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें लगी है, हर एक सुविधा इस गाड़ी में है। और साथ ही साथ ये देख लीजिए, ये मुस्तैदी किस तरीके से जवान की चीज ये दर्शाता है, पूरे देश को ये चीज दर्शाता है कि किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है रात दिन अपनी जानों की परवाह न किए बगैर यहाँ पे अलर्ट है। ये मैं इसलिए ये विजुअल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये नॉर्मल डे है। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें कोई जंग की स्थिति होगी तो ये जो मेरे पीछे जवान है ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सामने वाला जो दुश्मन है वो सोच भी नहीं सकता है कि किस तरीके से ये वहां से रिएक्ट करेगा। और रहा सवाल जो अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा तब जाके सदियों से चला आ रहा है जब यहाँ पे सिक्योरिटी इस तरीके के जवान जो है वो अलर्ट है, चाहे दिन हो, रात हो, माइनस हो, प्लस हो, जो भी मौसम हो उसकी परवाह किए बगैर, चाहे वो श्रद्धालु हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा में यहाँ पे बैठा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम घाटी की बात करें, घाटी का जो श्रेय जाता है वाकई तौर पे 2019 के बाद में। लेकिन देखिए, अमरनाथ यात्रा जैसा कि आपने बताया कि सालों साल से चली आ रही है, लेकिन इस साल की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विशेष परिस्थिति में स्थगित भी किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कोई मसला अभी तक जो है जो इंतजामिया की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऐसा कोई घोषणा नहीं किया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो है अमरनाथ यात्रा जो अपने टाइम पे होगी वो बिल्कुल अपने टाइम से स्टार्ट होगी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने कहा कि सिक्योरिटी के भी जो हिदायत है वो जारी किए गए हैं कि किस तरीके की यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए और किस तरीके से यहाँ पे आने वाले समय में चाहे अमरनाथ यात्रा हो या कोई भी और स्थिति है उससे निपटने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। लगातार जो है सेंटर से लेके लोकल यहाँ पे इंतजामिया, यहाँ पे लोकल जितने भी सेना के मुखिया है या बाहर के जितने भी दिल्ली से जितने भी मुखिया आते हैं उनसे सोच विचार करके उनके मीटिंग से लेके हर एक रणनीति जो है वो तय की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी एक खदशा मिल रहा है कि धमकियां मिल रही है कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी काफी सारे जो धमकियां है वो मिली है। लेकिन यहाँ के भारत के जो जितने भी सेना है वो इस चीज को निपटने के लिए तैयार है। उनको पता है किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ये जाहिर सी बात है, पहलगाम में हम ये जो इंसिडेंट आया है वो निहत्ते पे आया है। जो एक टूरिस्ट है जिसको ये ये सोच भी नहीं सकता है कि उसके ऊपर कोई हमला कर सकता है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर इस जवान को कोई ऐसे उंगली भी दिखा सकता है, आंख मिला के इससे बात भी नहीं कर सकता है, मतलब ये इतने अलर्ट मोड में आप देख सकते हैं ना। तो मतलब यहाँ पे जो भी आतंकवादी है जो जिनका काम है टेरर फैलाना, इस वीर सपूत को क्या टेरर दिखाएगा? ये जाहिर सी बात है। हाँ, ये बात जरूरी है कि सॉफ्ट टारगेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉफ्ट टारगेट जो वहां से कुछ ना करे, अपना टेरर या अपना दबदबा बनाने के लिए वो सॉफ्ट टारगेट को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे तो सॉफ्ट टारगेट की बात ही नहीं है। अलर्ट है, मैन एंड मशीनरी है, सिंगल आदमी 100 आदमी पे बारी बढ़ सकता है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और राजकुमार देखिए, सेना लगातार पूरी तरह से प्रयासरत है और वो हर स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार भी कर रही है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, इस बार की जो अमरनाथ यात्रा है वो वाकई में काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाली है और उसे सकुशल संपन्न कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ एक्शन प्लान है और पहलगाम आतंकी हमले का जो भी रिएक्शन होना है, क्या यह समझा जाए कि अब वो अमरनाथ यात्रा के बाद ही किसी तरह की स्थिति की एक्सपेक्टेशन? देखिए मनीषा, 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए और तकरीबन 150 के आसपास ऐसी संस्थाएं हैं जो वहाँ पे बालटाल और पहलगाम के इलाके में जाके जो लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं उन यात्रियों की सेवा करने के लिए भंडारे लगाते हैं। 28 तारीख उन्होंने तय की है जाने के लिए, जो पहला जत्था है वो 28 तारीख को निकलेगा। ऐसी ही संस्थाओं के कुछ लोगों का हम लोगों ने पिछले दिनों एक साक्षात्कार भी किया। उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई और उस बैठक को बुलाकर ये जो 26 लोग मारे गए हैं इस आतंकी घटना में,
उनको सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन्होंने दावा किया। तो वो जो संस्था के लोग थे, उन संस्था के लोगों से जब हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि क्या आप इन परिस्थितियों में, ये जो हालात बने हुए हैं, इन परिस्थितियों में अपने सेवा भाव को वहाँ उद्धृत करेंगे, क्योंकि 25 सालों से लगातार एक संस्था है नोएडा में, उसमें बहुत सारे समाज सेवी जो है वो जुड़े हुए हैं और पूरे एनसीआर से वो लोग जाते हैं। तो पहला जत्था उनका 28 तारीख को जाना है। उन्होंने ये दावा किया कि अगर भारत सरकार की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं हुई तो हम निश्चित तौर पर अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। और अमरनाथ जाने वाले लोग जो है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का काम अभी बंद नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं, तो इससे इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो जो जत्था है 28 तारीख को जाना है, 28 तारीख तक क्या हालात परिस्थितियां बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं और यूएनओ में जाके पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं घुटने टेके हैं, तो युद्ध जो है, युद्ध के अगर हालात और परिस्थितियों को देखना है तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसकी जो तस्वीरें आती हैं मनीषा, उनको देख के सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विनाशकारी जो कृत्य होता है, इस कृत्य के दौरान कितने लोग जो है वो उसमें हलाक होंगे, कितने लोग उसमें मारे जाएंगे। तो इन सब परिस्थितियों को देखकर भारत अभी तक 14 दिन हो गए हैं इस घटना को लेकर और 14 दिन से संयम बरते हुए है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार अपनी सुरक्षा करना हर किसी का दायित्व है। भारत सरकार का स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम लोग सबूतों के साथ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, गद्दारों को पता लगाया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अब कहीं ना कहीं बन चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमरनाथ यात्रा जो है वो अपने नियत समय से पूरी होगी और भारत सरकार जो है अपनी कर्तव्य परायणता को लेकर सेना जो है सजग है। ये जो मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल केवल इसलिए तैयार किए जा रहे हैं कि सिविल डिफेंस का जो मसला है, एक आम आदमी को भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं वही बात शुरू करने से पहले कहने का प्रयास कर रहा था कि सेना जो है वो लड़ती है बॉर्डर पर, लेकिन उसके बावजूद हर शहर, हर गांव को सुरक्षित रखना कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए ये प्रमुख सचिवों को बुलाया गया है। भले ही देखिए 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी और पूरे देश को सेना के साथ खड़े रहने की अपील भी की जा रही है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि पूरी देश सेना के साथ खड़ी हो, लेकिन अगर किसी भी स्थिति में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो 1 मिनट में अपना जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि पूरा देश उसके लिए तैयार है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। 140 करोड़ की आबादी का देश, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र केवल इसीलिए है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ आम आदमी की फिक्र की जाती है, आम आदमी के घर में खाना है या नहीं है। कोरोना काल के दौरान देखा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं सोया और हमने अपने पड़ोसियों की भी मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान अपने आत्मरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जो 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, वो व्यक्ति भी इस सिविल डिफेंस के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।